नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जहां पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है जब बेटी ने ही किया माँ को बेघर, भाग 3। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के पहले और दूसरे भाग में हम सभी ने देखा कि सीमा और गायत्री जी मिलकर अपने बेटे समीर और बहू सुधा को घर से निकलने के लिए मजबूर करते हैं। समीर सुधा के जाने के बाद सीमा अपनी माँ के पास मायके में ही रहने लगी। ससुराल वही बहुत कम जाया करती थी। जब तक उसकी माँ गायत्री जी का स्वास्थ्य ठीक था तब तक तो सीमा अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहती थी, लेकिन कुछ सालों बाद गायत्री जी का स्वास्थ्य अचानक से खराब हो गया और उन्हें एक अच्छी देखभाल की ज़रूरत थी। सीमा अब अपनी माँ की देखभाल करते हुए परेशान हो गई थी। ना ही उससे सुबह जल्दी उठा जाता था और ना ही उससे घर के काम हो रहे थे, और माँ को दवाई देना और उनकी सेवा करना उसके बस के बाहर था। और सीमा मन में सोचती, इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में ही थी। कम से कम वहाँ कोई काम तो नहीं करना पड़ता था। सारा काम तो मेरी सास ही कर देती है। आराम से बैठे ना ही तो होता है। वहाँ यहाँ पर रहूँगी तो इस बुढ़िया की सेवा करनी पड़ेगी, और इसकी सेवा करते करते तो मेरा ही बुढ़ापा आ जाएगा। जब यहाँ पर ऐसी नहीं तो मैं यहाँ रह भी क्यों रही हूँ। मुझे तो यहाँ से चले जाना चाहिए। कम से कम इससे पीछा तो छूटेगा, वरना तो काम करते करते मैं इस घर की नौकरानी बनकर रह जाऊंगी। और सीमा अपनी माँ से कहती, माँ अब मुझे अपनी ससुराल जाना होगा। वही दरअसल मेरी सास मुझे बुला रही है और अब मैं ज़्यादा दिन तो यहाँ पर रुक नहीं सकती। आखिर बेटी हूँ, मायके में कितने दिन रहूँगी। तब गायत्री जी कहती, जब तक मैं ठीक थी तब तक तो तेरी सास तुझे नहीं बुलाती थी। आज मैं बीमार हो गई तो तेरी सास तुझे बुलाने लगी, मुझे सिखा रही है। सच सच क्यों नहीं कहती। मेरी तबीयत खराब है तो तू यहाँ से जाने के बहाने ढूंढ रही है। तो सीमा ने कहा, जब समझ गई हो तो आप मुझे रोको मत, मैं तो जा रही हूँ, मुझसे नहीं होते घर के काम। तब गायत्री जी गुस्से में कहती, हाँ चली जा, चली जा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो सीमा ने कहा, हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे भी नहीं रुकना है अब इस घर में। कहते हुए सीमा अपना सामान पैक करती और वहाँ से अपने ससुराल आ जाती। जब सीमा अपनी ससुराल पहुँचती तो उसका पति उसे देखकर कहता, तुम अचानक से कैसे आ गई। सीमा ने कहा, कोई अचानक से नहीं आई हूँ, वहाँ अब मैं और नहीं रह सकती। सुरेश ने कहा, क्यों, ऐसा क्या हो गया। वहाँ क्या माँ जी ने धक्के देकर निकाल दिया। तब सीमा ने कहा, वही मुझे क्या धक्के देकर निकालेंगी, मैं खुद ही उनका घर छोड़कर आ गई हूँ। सुरेश ने कहा, कुछ दिन पहले तो बहुत दम से कह कर गई थी कि मैं तो अपनी माँ के ही घर पर रहूँगी, मुझे नहीं रहना है ससुराल में। फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम अपने मायके से ससुराल आ गई। तब सीमा बताती कि वहाँ माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई और उनकी दिन रात सेवा करना मेरे बस के बाहर है, इसलिए मैं घर छोड़कर आ गई। तब सुरेश सीमा से गुस्से में कहता, तुम ना ही मेरी माँ की सेवा करती हो और ना ही तुमसे खुद की माँ की सेवा होती है। कैसी बेटी हो तुम, तुम्हें अपनी माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं। तब सीमा सुरेश से कहती, तुम्हें क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। कह तो ऐसे रहे हो जैसे तुम बहुत बड़े बारे माँ के भक्त हो। तब सुरेश कहता, हाँ हाँ, अभी तक मैं तुम्हारे हर षड्यंत्र में साथ देता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि सबसे बड़े माता पिता होते हैं और उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी माँ को जब तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब तुम उन्हें छोड़कर आ गई। चलो अभी के अभी मेरे साथ माँ जी के पास। सीमा ने कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, पर मैं नहीं जाने वाली। तब सुरेश सीमा को समझाता। सीमा को सुरेश की सारी बातें अच्छे से समझ में आती और वही सुरेश के साथ अपनी माँ के घर चली जाती और जाते ही साथ अपनी माँ के पैरों में गिरकर कहती, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भारी गलती हो गई। आप तो हमेशा मेरा ही पक्ष लेती थी। आपने मेरी खुशियों के लिए क्या किया नहीं किया,
और मैं स्वार्थी बेटी आपको इस हालत में छोड़कर चली गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मैं आपकी तन मन धन से सेवा करूँगी। तब गायत्री जी सीमा से कहती, मुझे तो तुझसे यही उम्मीद थी कि तू मेरा साथ हमेशा निभाएगी। तभी तो मैंने तेरा साथ दिया, अपने बेटे का नहीं। वही तो अपनी पत्नी का होकर रह गया। जब से गया है तब से आया भी नहीं। और एक तू है जिसे देख अपनी गलती का कितनी चरती एहसास हो गया। और मुझसे दूर जाते ही साथ तुम मेरे पास आ गई। तब सीमा कहती, हाँ माँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। और सुरेश भी कहता, माँ जी, अब हम दोनों आपकी ही सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इस घर में रहकर तो आपकी सेवा करना मुश्किल होगा। तो आप एक काम कीजिए, अब आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। तब गायत्री जी कहती कि मैं बेटी के घर पर जाकर कैसे रह सकती हूँ। तब सुरेश ने कहा, माँ जी, जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तब तक आप हमारे साथ चलिए, फिर आप अपने ही घर पर आकर रहना। तब गायत्री जी कहती, पर बेटा वो। तभी सीमा गायत्री जी को रोकते हुए कहती, हाँ माँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए। गायत्री जी अपने बेटे और बहू की बात मान जाती और उनके साथ उनके घर पर जाकर रहने लगी। क्या सच में सीमा और सुरेश इतना बदल गए थे कि वह गायत्री जी की तन मन धन से सेवा कर रहे थे, या इसके पीछे उनका कोई स्वार्थ था? जानने के लिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन सीमा सुरेश से कहती, माँ को इस घर में रहते हुए पूरा 1 हफ्ता हो गया है, तुमने अभी तक कोई ग्राहक ढूंढा या नहीं? सुरेश ने कहा, तुम भी ना हर काम में जल्दबाजी दिखाती हो, थोड़े दिन रुको, कोई अच्छा ग्राहक मिल जाएगा। सीमा, हाँ तुमने तो बहुत आराम से कह दिया, थोड़े दिन रुको। अरे सेवा तो मुझे उनकी करनी पड़ रही है, तुम तो पूरे दिन भर के लिए निकल जाते हो। मैं कह रही हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर जल्दी से जल्दी ग्राहक ढूंढो और माँ के उस घर को बेच दो, जिससे हमारा भी पीछा माँ से छूट जाए और हमें मिलेंगे बहुत सारे पैसे। तभी सुरेश कहता, इसलिए तो कह रहा हूँ थोड़ा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। तभी सुरेश का फ़ोन बजता। फ़ोन उसके दोस्त का था और वही कहता, तुझे अपनी सास का घर बेचना है ना? तो मेरे एक रिश्तेदार हैं जो इस शहर से दूर रहते हैं, उन्हें तेरी सास के शहर में घर लेना है। यदि तुझे घर बेचना हो तो मैं अपने रिश्तेदार से बात करूं? सुरेश ने कहा, नेकी और पूछ पूछ, जल्दी से तू मेरा एक काम करा दे। और पैसों की बात कर ली है ना, पूरे 50 लाख लूँगा, 1 रुपये कम नहीं लूँगा। सुरेश के दोस्त ने कहा, मैंने उनसे कह दिया है कि तुझे 50 लाख चाहिए। सुरेश कहता, जब वह पैसे देने को तैयार है तो मैं भी घर बेचने के लिए तैयार हूँ। तब सुरेश का दोस्त कहता है, तो ठीक है, 2 दिन बाद संदेह है ना, तो वह घर देखने के लिए आ रहे हैं। सुरेश ने कहा, ठीक है, मैं उसे घर दिखा दूंगा और तेरे रिश्तेदार को घर पसंद आएगा तो हार के हार रजिस्ट्री भी कर दूंगा। तू अपने रिश्तेदार को बुला ले, कहकर सुरेश फोन रख देता। और सीमा कहती, किसका फोन था? क्या घर का ग्राहक मिल गया? सुरेश ने कहा, हाँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, घर का ग्राहक मिल गया है। मेरा दोस्त है ना, उसका ही कोई रिश्तेदार आ रहा है संडे के दिन घर देखने के लिए। तो मैंने भी कह दिया, घर पसंद आ जाएगा तो रजिस्ट्री उसके नाम कर दूंगा। पर एक परेशानी है। सीमा ने कहा, अब क्या परेशानी है? सुरेश ने कहा कि घर तो तुम्हारी माँ के नाम है और वही इतनी आसानी से तो घर बेचेंगी नहीं, फिर क्या करें? सीमा ने कहा, वही सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं माँ से कोई ना कोई झूठ बोलकर पेपर पर साइन करा लूँगी। तब सुरेश कहता है, वही सब तुम्हें देखना होगा, तो बस अब संडे तक का इंतजार करो, उसके बाद हमारे हाथ में होंगे 50 लाख रुपए। सुनते ही साथ दोनों खुशी से उछल जाते। सुरेश और सीमा सिर्फ अच्छे होने का नाटक कर रहे थे, वह तो पहले भी स्वार्थी थे और आज भी। आज तो उन्होंने लालच की पूरी हद ही पार कर दी थी। वह गायत्री जी को घर पर सिर्फ इससे लेकर आए थे कि वह गायत्री जी का घर बेचकर पैसे कमा सके। क्या सुरेश और सीमा अपनी इस चाल में कामयाब होंगे या उनका पासा उल्टा पड़ जाएगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए आप सभी कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। दोस्तों, यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आ रही है और आप सभी इस कहानी का अगला भाग जरूर देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि आप सभी को कहानी पसंद आ रही है और आप सभी कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ देखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।